राजापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शमा के साथ रहता था। वो खेती करता था। सुरेश बड़ा ही दयालु और मेहनती इंसान था। वो किसी भी जानवर को चोट लगे या कोई किसी जानवर को कहीं छोड़ दे तो उसे लेकर अपने घर आता और उसकी अच्छी खासी देखभाल किया करता था। उसमें उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी। वो बहुत ही श्रद्धालु इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसी में खुश था। वो खेत में ही रहता था, जहाँ पर उसने एक लकड़ियों से छोटा सा घर बनवाया था। रामू खुद ही खेती के सारे काम करता था। तो एक दिन उसकी पत्नी शमा रामू से, अजी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो आप काम करते करते बहुत थक जाते हो, तो मैं कह रही थी क्यों ना हम एक बैल जोड़ी खरीद ले। लेकिन शमा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? तुम तो सब जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने कई दिनों से घर से सब्जियां बेच बेच कर कुछ पैसे जमा किए हैं। क्या हम उस पैसों में बैल नहीं खरीद सकते? शमा सुरेश के हाथ में पैसे देते हुए, ये लीजिए। सुरेश पैसे गिनता है और शमा से कहता है, शमा, इतने पैसों से हम एक बैल भी नहीं खरीद सकते। एक बार बैलों के बाजार में जाकर तो देखिए, शायद मिल जाए तो आपका थोड़ा भार कम हो जाए। ठीक है, देखता हूँ। 2-3 दिन बाद ही सुरेश बैल खरीदने के लिए बैल बाजार जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने बजट में खरीद सके ऐसे बैल नहीं मिलते, तो वो निराश होकर वहाँ से निकलने लगता है। तभी एक आदमी सुरेश से, अरे सुनिए भाई साहब, बैल खरीदना चाहते हो क्या? हाँ भाई, खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक बैल जोड़ी खरीद सकूँ। ऐसे कहते ही वो आदमी सुरेश को एक बैल जोड़ी की ओर इशारा करता है। अरे भाई, तुम एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ जरूर अच्छे बैल मिल जाएंगे। सुरेश वहाँ पर जाता तो है, लेकिन वहाँ उसे कोई बैल नहीं मिल पाता। अब वो हताश और निराश होकर वहाँ से निकल जाता है। जाते जाते जंगल में से बाहर निकलते ही वहाँ पर एक बैल किसी ने छोड़ दिया था। क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो सुरेश उसी बैल को लेकर घर जाता है। घर जाते ही शमा उस बैल को देखकर, ये क्या, आप एक ही बैल खरीद कर लाए, और वो भी ऐसा कि हमारे कोई काम ना आ सके? शमा, हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो एक बैल भी नहीं आ रहा था। ये बैल तो मुझे रास्ते में मिला। शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है। बूढ़ा हो चुका है ना बेचारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसे साथ ले चलूं और इसकी सेवा करूं, इसलिए ले आया। हाँ, आप ही ने तो सारे जानवरों को पालने का ठेका लेके रखा है। मैं यहाँ आपका काम कम करने का सोच रही हूँ, और आप है जो हमेशा किसी न किसी जानवर को उठा कर लेकर आते हो। सुरेश बैल को बड़े प्यार से पुचकारते हुए शमा से, तो क्या हुआ शमा, हम 2 वक्त पेट भरकर खाना तो खा सकते हैं ना, और ये बेचारे तो कुछ भी डालो खा लेते हैं। हम तो अपनी तकलीफ बोलकर बता सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं सकते, और इसके लिए कहा तुम्हें खाना पकाना है। शमा ये सारी बातें सुनकर उस बैल की आरती करती है। ये देख सुरेश, अरे ये क्या, तुम अभी अभी तो इसे कोस रही थी और अभी इसकी पूजा भी कर रही हो। इसकी पूजा ना करूँ तो और क्या करूँ? सोचा था इस बार जरूर हमारे बैल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसी की पूजा कर लेती हूँ। शमा बैल की पूजा करती है, उसे गुड़ रोटी खिलाती है, और फिर शमा और सुरेश अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब वो हर रोज सुबह शाम जब भी वक्त मिले बैल का ध्यान रखने लगा, उससे बातें करने लगा। अब कुछ ही दिनों में उसका बैल धट्टा कट्टा हो चुका था। सुरेश खेती में भी बड़ी मेहनत करता था, लेकिन इस साल उसकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो बड़ी चिंता में था, तो अपनी पत्नी से, शमा, मुझे लगता है इस साल तो हमारी फसल कोई काम की नहीं रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस साल कुछ हाथ नहीं आएगा। आप उदास मत होइए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा ना। सुरेश और शमा की सारी बातें बैल ने सुन ली थी। वो दोनों अब घर के अंदर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही सुरेश जब बाहर आकर देखता है, तो उसके खेत की फसल जो खराब हो चुकी थी, वो बिल्कुल हरी भरी और अच्छी हो चुकी थी। ये देखकर सुरेश शमा को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, शमा, शमा, देखो तो ये क्या चमत्कार हो गया। कल शाम को हमारे खेत कैसे थे, और अब देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा एक रात में ये कैसे हो गया। तभी बैल की ओर से आवाज आने लगती है। वो सुरेश से, सुरेश, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो उसका मेवा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था ना। ये कौन बात कर रहा है?
सुरेश, घबराओ मत। मैं तुम्हारा बैल बोल रहा हूँ। तुम मुझे जंगल से उठा कर लाए और मेरी सेवा की। मैं एक जादुई बैल हूँ। जब से मैं इस धरती पर आया हूँ, मैं बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी इतनी सेवा नहीं की। तुम अकेले इंसान हो जिसने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, मेरा ख्याल अपने बेटे जैसा रखा। अब से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। बैल की सारी बातें सुनकर सुरेश और शमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके सुरेश एक बड़ा आदमी बन जाता है। साथ ही अलग अलग जानवरों के रहने के लिए खेत में ही वो व्यवस्था करता है और सारे जानवरों की अच्छी से सेवा करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस जानवर ने हमारी सेवा की है, उसे उनकी उम्र होने पर छोड़ नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। रामपुर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी मीरा और अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने पत्नी के साथ मिलकर खेती करता था। राकेश थोड़ा सा कम दिमाग था, लेकिन मीरा बहुत ही होशियार थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उसकी चाची ने उसकी शादी राकेश से करवाई। मीरा बड़ी होशियार थी। वो हमेशा अपने पति को कुछ न कुछ अच्छी बातें बताती और साथ ही पैसों को किस तरह कमाना है ये भी बताती। एक दिन मीरा अपने पति से, सुनिए जी, वो मैं कह रही थी क्यों ना हम 2 गाय खरीद ले। राकेश मीरा जो कहे वैसे ही करता था, तो वो मीरा से, ठीक है खरीद लेंगे, लेकिन पैसों का हिसाब तुम ही रखना। अजी बाबूजी है ना, तो वही देख लेंगे। अब राकेश और मीरा गाय खरीद लेते हैं और खेती के साथ साथ अब वो गाय का दूध बेचकर भी पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे मीरा ने पोल्ट्री फार्म शुरू करने का सोचा। वो अपने ससुर से, ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम पोल्ट्री फार्म शुरू करें। देखो मीरा, तुम जानती हो कि राकेश कैसा है। उसे तो ठीक से हिसाब भी नहीं आता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन हम भी तो बीमार रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही लेनी होंगी। पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें जिंदगी में बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। अब मीरा धीरे धीरे करके कुछ मुर्गियाँ लेती है। अब दूध के साथ अंडे भी बेचने लगी। राकेश के खेत के पास ही अमर नाम का एक इंसान रहता था, जो बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था। साथ ही खाने का बड़ा ही शौकीन था। उसे हमेशा दूसरों से पैसे उधार लेकर या फिर गांव में कहीं शादी हो, वहां जाकर खाना खाने में बड़ा मजा आता था। उसे बुलाया हो या ना हो, वो हमेशा किसी भी पार्टी में चला जाता था। अब लोगों ने उसे बात करना ही बंद कर दिया था, पर फिर भी वो लोगों से बातें करने की कोशिश करता और अगर कोई मिले ही ना तो वो राकेश से बातें करता रहता। एक दिन उसके मन में आया, अरे राकेश को तो बढ़िया बीवी मिली है भाई। वो मेहनत करती है और राकेश मजे से खाता है। काश मुझे भी ऐसी कोई लॉटरी हाथ लग जाए कि पैसे भी मिले और खाने में भी बढ़िया चीजें मिले। दिन बीत रहे थे। वो हर रोज चुप चुप के अपने खेत से राकेश के खेत में देखता रहता। बहुत दिन बीत चुके थे। अब अमर मन ही मन, अरे यार, बहुत दिन बीत चुके हैं, कुछ खाने को ही नहीं मिला, कुछ तो करना ही होगा। अमर को कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तभी राकेश अपने मुर्गियों को उठाकर टोकरी के नीचे रख रहा था। मुर्गियों को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और साथ ही उसके मुंह में पानी भी आ गया था। वो मन ही मन, अरे वाह वाह, क्या बात है, इतने दिन बीत गए, मेरा तो यह ध्यान ही नहीं गया। इतना अच्छा खासा खाना मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे अपने पास कैसे लाऊं? अब वो राकेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश उसकी बातें सुन अपना काम खत्म कर वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। मीरा अपने चाचा चाची से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। ये देख अमर सोचता है, आहा, क्या बढ़िया मौका हाथ लगा है मेरे। मीरा अब तो अपने मायके जा पहुंची होगी। आज रात को ही अब मैं एक मुर्गी उठा लाता हूँ। अब अमर रात होने का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त राकेश ने अपनी सारी मुर्गियां टोकरी के अंदर रख दी। ये सब कुछ अमर अपने खेत से छिपकर देख रहा था। रात होते ही जैसे ही राकेश और उसके माता पिता सोने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, तो अमर धीरे से आकर एक मुर्गी चुरा कर भाग जाता है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेता है। वो पकी हुई मुर्गी खाते खाते, वाह वाह वाह, बड़ी लाजवाब है ये मुर्गी, कितने दिनों बाद स्वाद आ गया। वाह, एकदम बढ़िया। मुझ पर किसी को शक ना हो, इसलिए 2-3 दिन में एक बार ही मुर्गी उठानी पड़ेगी। राकेश के पास इतनी मुर्गियां हैं, एक हाथ गायब हो जाए तो उसे क्या पता चलेगा। अब 2 दिन बीत चुके थे।
मीरा भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। आते ही उसने मुर्गियां देख राकेश से, राकेश जी, इन मुर्गियों में एक मुर्गी कम है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था शायद मेरी गिनती गलत हो गई होगी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब रात होते ही अमर धीरे से आकर एक और मुर्गी चुरा लेता है। दूसरे दिन सुबह जब मीरा मुर्गियों को बाहर निकालने जाती है तो उसे एक और मुर्गी कम दिखाई देती है। वो उस मुर्गी को यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी मीरा को अमर उसके खेत में झांकते हुए दिखाई देता है। अब वो अपने पति राकेश से, राकेश जी, जरा यहाँ तो आइए। राकेश मीरा के पास जाते ही मीरा जरा ऊंची आवाज में राकेश से, अजी देखिए तो, आज फिर से हमारी एक मुर्गी कम है। अपने आप कैसे हो सकता है ये सब? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे मीरा? मीरा कुछ सोचने लगती है। अब वो एक नाटक रचाती है जिसमें वो राकेश और उसके सास ससुर को भी शामिल कर लेती है। वो घर में जाकर धीरे आवाज में सबसे, देखिए, आज फिर से हमारी एक और मुर्गी गायब हुई है। हो सकता है कि कल और भी मुर्गियां गायब हो। हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा। सारी घटनाओं को देख उसे लग रहा था कि चोरी अमर ने ही की होगी, क्योंकि जब भी अमर को कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता था तो वो ऐसे ही चोरी करके खाता था। साथ ही मीरा को राकेश से ये बात भी पता थी कि अमर जब भी कुछ हेवी खाता तो दूसरे दिन उसका पेट दर्द होता था। इसी का फायदा लेकर मीरा अपने प्लान की शुरुआत करती है और जोर से, अरे राकेश जी, मैं तो आज सबको बताना ही भूल गई थी कि मैं अपनी माँ के घर से आते वक्त मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे और उन्होंने मुझे आशीष के तौर पर कुछ दाने दिए थे और कहा था कि ये दाने अपने मुर्गियों को खिलाना, ताकि अगर गलती से भी कोई तुम्हारी मुर्गी चुरा कर खा ले तो उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और वो शायद। मीरा की सारी बातें हर रोज की तरह अमर ने आज भी सुन ली। अब उसे लगने लगा, अरे अगर सच में मीरा बोल रही है वैसा ही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मीरा ने सच में कल आते ही दाने डाले थे मुर्गियों को। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरा तो सच में पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? अमर की ये घबराहट देखकर मीरा को पूरा विश्वास हो चुका था कि अमर ने ही उसकी मुर्गियां चुराई है। अब राकेश अमर के पास जाकर, अरे अमर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? राकेश को देखते ही अमर का दर्द बहुत बढ़ जाता है। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा पेट, आ। तभी मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा को देख अमर का पेट दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसे लगने लगा था कि अब वो सच में ही मर जाएगा। तभी मीरा, अरे भाई साहब, अभी तो आप ठीक थे, क्या हुआ? मीरा की बात सुनकर अमर, भाभी जी, मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करो, मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपकी मुर्गियां चुराई थी, मुझे कुछ तो दो, मेरा पेट दर्द रुक जाए। प्लीज भाभी जी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। मीरा घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर आती है और अमर को खाने के लिए देती है। जैसे ही अमर लड्डू खा लेता है उसे ठीक लगने लगता है। तभी मीरा, भाई साहब, आपने अभी अभी जो लड्डू खाया वो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये लड्डू जो भी खाए उसका दर्द तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही वो मेहनत भी करने लगेगा। अमर ने मीरा की बातों पर इतना ज्यादा विश्वास किया कि मीरा जो बोल रही है वही सब सच है। मीरा ने भी उसका भ्रम वैसे ही रहने दिया ताकि आगे से उसकी मुर्गियां कभी चोरी ना हो और ना ही कोई और चुरा पाए। मीरा ने अपने बुद्धि के दम पर और अमर के डर से उसे बीमार बना दिया था। अब अमर को भी पता चल चुका था कि चोरी करना गलत बात है। साथ ही अब वो मेहनत करके अपना पेट भरने लगा और दूसरी ओर मीरा अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े खुशी खुशी रहने लगी थी, अपना व्यापार बढ़ाने लगी थी। बहुत समय पहले की बात है। मुकेश नाम का एक मोची था। वो अपनी पत्नी लीना और एक बेटी सपना के साथ रहता था। लीना लोगों के घर के बर्तन मांजने का काम करती थी। उनके घर के पास में ही उमा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, तो मुकेश और लीना ही उसका ख्याल रखा करते थे। उमा जॉब पर थी तो उसे अब पेंशन थी, उसी में उसका गुजारा अच्छे से हो जाता था। एक दिन मुकेश जल्द ही घर आता है और सो जाता है। लीना घर आकर देखती है तो मुकेश सोया हुआ था। लीना उसे उठाने जाती है तो मुकेश बुखार से तप रहा था। वो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर गई,
लेकिन उपचार के दौरान ही मुकेश इस दुनिया से चल बसे। अब वो और उसकी बेटी सपना दोनों ही घर में रहने लगे। उमा भी उनके साथ रहने आ गई। लीना और सपना उमा का अच्छे से ख्याल रखते थे। दिन गुजरते गए। सपना अब बड़ी हो चुकी थी। लीना काम पर जाती तो सपना घर के सारे काम करती और साथ ही उमा का ख्याल भी रखा करती थी। बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय पास आ गया है। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। सपना, इस घर में एक पुराना। बोलते बोलते ही उमा की सांस थम जाती है। सपना को उमा की कोई बात समझ में नहीं आती। उमा के जाने के बाद लीना और सपना दोनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अब वो दोनों बहुत ही दुखी थी। पहले मुकेश और अब उमा भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अब लीना सपना की शादी के बारे में सोचने लगी। लीना गरीब तो थी, लेकिन उसकी बेटी सुंदर के साथ साथ पढ़ी लिखी भी थी, तो सपना के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन पैसों पर बात आकर फिसल जाती थी। अब लीना मन ही मन, सपना की शादी की उम्र हो चुकी है, उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं, लेकिन हम गरीब हैं, तो अमीर लोग हमसे रिश्ता नहीं करना चाहते। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना अपनी माँ को सोच में पड़ा देख। माँ, क्या सोच रही है आप? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की बात सोच सोच कर दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। अमीर लड़कों के रिश्ते तो आते हैं, लेकिन सारी बातें पैसों पर आकर रुक जाती है। माँ, तो ऐसे मत सोच। मुझे कोई अमीर लड़का नहीं चाहिए। लड़का सिर्फ पढ़ा लिखा हो और मेहनती हो तो भी चलेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है माँ, उसमें मेहनत करो तो जिंदगी जीने इतने पैसे तो कमा ही सकते हैं ना माँ। अपने पास इतने पैसे नहीं है कि हम अच्छे से शादी कर पाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। अब तुम्हारे पापा तो नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारी शादी बहुत अच्छे से करवाऊंगी और जरूर करवाऊंगी। अब दिवाली आने वाली थी तो सपना ने घर की सारी साफ सफाई करना शुरू कर दी। सफाई करते समय उसे अलमारी के ऊपर कोने में उमा का कुछ सामान रखा था, जिसमें एक पुराना बक्सा मिलता है। सपना उस बक्से को निकालकर उसे खोलने लगती है तो उसमें एक छोटी सी संदूक थी। उसे खोलते खोलते सपना मन ही मन, शायद उमा दादी इस संदूक के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ये संदूक खुल क्यों नहीं रहा? इसमें ऐसा क्या हो सकता है? सपना सोच में पड़ जाती है। वो कुछ सोच ही रही थी, तभी लीना अपने काम खत्म कर घर आ जाती है। वो सपना से, सपना, ये क्या है बेटा? ये संदूक तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें क्या है? माँ, ये संदूक मुझे अलमारी के ऊपर साफ सफाई करते वक्त मिला। उमा दादी के सामान के पास था, लेकिन ये खुल ही नहीं रहा। न जाने कैसे खुलता है ये। दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक से संदूक अपने आप खुल गई। संदूक के अंदर चमचमाती सोने की साड़ी थी। उस साड़ी को देख सपना और लीना की आंखें चमक उठी। वो चौंक गई। उन्हें कुछ समझ में आए तभी एक आवाज आती है, मैं एक जादुई सोने की साड़ी हूँ। तुम मुझसे जो भी चीज मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना। लालच में आएंगे तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। आपकी जो भी तकलीफ हो मुझे बताइए, मैं उसे दूर कर सकती हूँ। अब सपना और लीना एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनका नसीब अब पलट चुका था। वो दोनों ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सपना जो भी चीज उस सोने की साड़ी से मांगती वो उन्हें तुरंत ही मिल जाती थी। धीरे धीरे लीना और सपना के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब उन्होंने रहने के लिए एक नया अच्छा घर बनाया। सपना के लिए अमीर लोगों के रिश्ते आने लगे थे। जादुई सोने की साड़ी आने के कारण हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई है। अब मेरी मन की इच्छा भी पूरी होगी। मैं सपना के लिए अच्छा सा लड़का देखूंगी। कुछ ही दिनों में अच्छा सा लड़का देखकर लीना ने सपना की शादी करवा दी। प्रथम एक सच्चा, मेहनती और ईमानदार लड़का था। शादी के 2-3 साल बीत जाने के बाद सपना ने प्रथम को सारी बातें बता दी। ये सुनकर प्रथम, अरे सपना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो इससे बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। अब भगवान की कृपा से हमारे पास कुछ भी कमी नहीं है। इस जादुई सोने की साड़ी से हमें जो भी मिलेगा हम सब गरीबों में बांट देंगे। इतना ही क्यों ना, हम उसके साथ साथ अनाथ बच्चों के लिए ऐसा आश्रम भी बनवा सकते हैं जहां उन्हें अपने माँ पिता की कोई कमी न हो। प्रथम की बातें सुनकर सपना और लीना की आंखों में आंसू आ गए।
हाँ, हमने गरीबी के दिन देखे हैं, तो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मेरे पिताजी की जान भी इसी कारण गई है, और अगर हमारे कारण कोई 2 वक्त की रोटी खा सके, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसके बाद से सपना जो कुछ भी जादुई साड़ी से मांगती, वो सब कुछ जरूरतमंद में दे दिया करते थे। लीना, सपना, सपना के सास ससुर और प्रथम हंसी खुशी एक ही घर में एक ही साथ रहने लगे। सपना के सारे सपने पूरे हो चुके थे। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाया और उसमें उनके खाने से लेकर पढ़ाई तक की सारी जिम्मेदारियां प्रथम और सपना ने अपने ऊपर उठा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अचानक से सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमें हमारे गुजरे दिन याद रखने चाहिए, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है तो वो पूरी तरह से घमंड से भर जाता है। अगर हम परिस्थिति की जागरूकता रखें तो हम बहुत ही खुश रह सकते हैं।